नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई की जो अध्यक्ष पद की ताजपोशी है वो हो चुकी है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने वर्तमान अध्यक्ष ओपी धनखड़ को पगड़ी पहनाकर उनकी ताजपोशी की। रोहतक के मंगलसेन भवन में हुए कार्यक्रम में ओपी धनखड़ को पगड़ी पहनाई गई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित बीजेपी के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। लेकिन अहम और बड़ा सवाल यह कि धनखड़ की इस पगड़ी के सामने चुनौतियां कितनी तगड़ी आने वाली हैं। आने वाले दिनों में बड़ौदा उपचुनाव होना है, नगर निकाय चुनाव होने हैं, देश की सबसे छोटी सरकार के चुनाव यानी पंचायत चुनाव भी होने हैं। इन सभी चुनौतियों से पार पाने के साथ साथ बीजेपी से थोड़ी दूरी बनाए जाट वोटर के भरोसे को जीतना भी कोई आसान काम नहीं है। दूसरी तरफ पार्टी के संगठन को मजबूती देना, पार्टी के सभी फॉर्म के अध्यक्षों को साथ लेकर चलना और सबसे बड़ी चुनौती मनोहर सरकार के साथ तालमेल बैठाना। और भी कई सारी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना है ओपी धनखड़ को। हालांकि बीजेपी के बड़े चेहरों में शुमार ओपी धनखड़ के अनुभव के सामने ये चुनौतियां कितनी बड़ी हैं ये महत्वपूर्ण है। ओपी धनखड़ के जरिए बीजेपी हरियाणा की राजनीति में जो समीकरण साधना चाहती है उनमें उसे कितनी कामयाबी मिलेगी। धनखड़ की बड़ी परीक्षा हुड्डा के गढ़ बड़ौदा में कितना दम ओपी धनखड़ दिखाएंगे, ये बड़ी परीक्षा होने वाली है। और आज इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि ताजपोशी के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ के पदग्रहण के कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। हम सब आज श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना ऐसा देते हैं। भाई बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ कब पद परिवर्तन हो जाए, कब नई जिम्मेदारी मिल जाए, किसको मिल जाए, ये पोलिंग बूथ की इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बहुत ज्यादा न किसी को पता होता, ना किसी के इसके लिए कोई लॉबिंग करनी पड़ती है, ना भागदौड़ करनी पड़ती है। और ना ये होता है कि ये तो अमुक अमुक गुणों के वाली जैसे कांग्रेस पार्टी करती है, ये खानदानी पार्टी, बाप का बेटा भी अध्यक्ष बनेगा, बेटे का बेटा अध्यक्ष बनेगा, प्रधानमंत्री का नाम भी बाप का बेटा, बेटे का बेटा और जो आगे आने वाले उनके भी नाम पहले ही रखे जाते हैं। वह इस दौरान बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। कोई भी किसी भी इलाके में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी भाषा में, किसी भी गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता, इस पार्टी ने अपना लो, इसमें बढ़ जाओ, रास्ता यही है। वहां तो रास्ता बंद हो लिया, लोग डिप्रेशन में जागला करें। तो सुना आप लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा और बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने क्या कहा। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों की जो लिस्ट है उसमें परिचय में पहले आपसे करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और धर्मपाल धनखड़ है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। धर्मपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले धर्मपाल धनखड़ जी आपके पास आना चाहूंगा। जो जिम्मेदारी मिली है ओपी धनखड़ को और जो चुनौतियां उनके सामने आने वाली हैं, हमने कुछ जिक्र किया शुरू में कार्यक्रम को शुरू करने के दौरान कि ये जो चुनौतियां हैं इनसे पार पाना ओपी धनखड़ के लिए बड़ी चुनौती होगी। सबसे पहले बड़ौदा उपचुनाव की बात हम आपसे करेंगे। ये बड़ौदा उपचुनाव जो वाकई में आने वाले दिनों में होगा, उसमें कांटे की टक्कर रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। तो क्या इसको पहली परीक्षा हम कह सकते हैं ओपी धनखड़ की? देखिए, परीक्षा तो ये मुख्यमंत्री की होगी जो 6 साल से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। ओपी धनखड़ जो है वो प्रधान बने हैं, आज ही प्रधान पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला है। तो उनके लिए चुनौती उनके लिए नहीं है, चुनौती केवल उस सरकार के लिए है जो 6 साल से सत्ता में है, उस पार्टी के लिए है। ओपी धनखड़ चूंकि उस पार्टी के मुखिया है, इसलिए अगर वो हारते हैं तो हार का ठीकरा उनके सिर फोड़ा जाएगा, जीतते हैं तो
सरकार के सर बंधेगा। मेरा ये मानना है कि ये पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनौती नहीं है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि ये पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनौती है तो मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष जो है कार्यभार आज संभाला है और महीने भर बाद चुनाव होना है, तो चुनौती है। चुनौती निश्चित रूप से है किसी पार्टी के लिए। चुनाव जो है, कोई भी चुनाव जो है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो एक चुनौती है, एक जंग है। इसलिए उस पूरी जंग को लड़ने के लिए ओपी धनखड़ को भी पार्टी अध्यक्ष के नाते जो है वो काम करना होगा। लेकिन ये चुनौती और परीक्षा ये खुद सरकार की होती है। चौहान साहब, धनखड़ साहब कह रहे हैं कि ये चुनौती सरकार के लिए होगी, खुद सीएम के लिए चुनौती होने वाली है। ओपी धनखड़ ने तो नया नया पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है और ऐसे में अगर वहां से भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल लेती है तो ये सेहरा सीएम के सिर बंधेगा और हार जाती है तो फिर अध्यक्ष के सिर पर ये ठीकरा फूट सकता है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके का सवाल है, हमारे यहाँ हम यूं बांट करके काम को नहीं देखते। जब चुनाव लड़ा जाएगा तो सरकार में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं या हमारे मंत्रीगण हैं या दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो और पार्टी के संगठन के पदाधिकारी सब मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ चुनाव के दंगल में उतरते हैं। हर चुनाव को सहज चुनौती के रूप में लेते हैं और उसको जीतने के लिए लड़ते हैं। जहां तक धनखड़ साहब का विश्लेषण धर्मपाल जी ने जो किया है, उसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करने का विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। हमारा ये कहना है कि ये चुनाव या ये उपचुनाव जो आप सामने खड़ा हुआ है बड़ौदा का, अगर ये किसी के लिए चुनौती है तो ये चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वो सीट थी, परंपरागत रूप से वो कांग्रेस के पास लगातार रही और कांग्रेस की सीट, कांग्रेस के लिए अपनी सीट को बचाना उनके लिए चुनौती है। चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हो सकती है, क्योंकि जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में ये सीट पड़ती है, इस बात का वो दावा अतीत में करते रहे हैं कि ये उनका बड़ा सुरक्षित गढ़ है। ये दीगर बात है कि इसी क्षेत्र ने उनके पुत्र को चुनाव हराया है, उनको चुनाव हराया है। तो चुनौती अगर कहीं है किसी के लिए तो चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिनकी वो सीट थी, दुर्योग से जिनके सिटिंग जो विधायक थे उनका निधन हो गया, वो अपनी सीट बचाने के लिए लड़ते दिखेंगे। हमारे लिए ये अवसर है इस मायने में कि हम कांग्रेस से ये सीट बड़ौदा की जनता का विश्वास जीतते हुए छीनेंगे, लेंगे। हम बड़ौदा की जनता से बड़ौदा के लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त करने जा रहे हैं इस चुनाव में। रही बात जिम्मेदारी की, जीत हार, जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। और जब जीतेंगे तो उसके श्रेय का उसके श्रेय का जो मोड़ बनेगा, उसके श्रेय का जो मुकुट बनेगा ना शमशेर जी, वो सरकार के मुखिया के तौर पे मुख्यमंत्री के सिर पर भी होगा और संगठन के मुखिया के तौर पर हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय धनखड़ जी के सिर पर भी होगा और पूरी पार्टी के संगठन और जीत का सेहरा तो इन दो लोगों के सिर पे बनेगा चौहान साहब। लेकिन अगर 1% आपने जो विश्वास जताया उसमें कोई चूक हो जाती है तो ऐसी अवस्था में फिर वो हार का सेहरा या ठीकरा जिसको हम कहेंगे वो किसके सिर बंधेगा? वो क्या वो सामूहिक जिम्मेदारी होगी? मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी और वो पार्टी जिसके साथ हमारा टकराव है, उनके संगठन के काम करने के तरीके में अंतर है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हम वो पार्टी नहीं है जो सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। हम वो पार्टी है जिसकी लीडरशिप को दुनिया स्वीकार कर रही है। हम वो पार्टी नहीं है जिसके नेतृत्व को उसके नौजवान सांसद, विधायक, चाहे सिंधिया हो, चाहे वो पायलट साहब हो, वो नकार रहे हैं। तो हम तो जीतने जा रहे हैं साहब, और हम जीत का श्रेय किसी एक व्यक्ति को कभी नहीं देते। संगठन जीतता है, विचारधारा जीतती है, कार्यकर्ता का परिश्रम जीतता है। पहले भी जीता है, इस बार फिर जीतेंगे।
लेकिन आपने सेहरा बांधने की बात कही ना, उसको लेकर मैंने सवाल किया। आपने कहा कि अगर जीतते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के सर पर सेहरा बंधेगा, माननीय मुख्यमंत्री के सर पर भी सेहरा बंधेगा। आपने कहा, इसलिए मैंने सवाल किया कि अगर 1%, देखिए आपका विश्वास बना रहे, हम इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इस विश्वास में थोड़ी सी चूक होती है तब क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछा। हालांकि हमारे साथ कांग्रेस के संजीव भारद्वाज प्रवक्ता के तौर पर जुड़े थे, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन ये भी एक सवाल है। मैंने स्पष्ट किया कि संगठन और सरकार में एक व्यवस्था से हम लोग चलते हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि जीत का श्रेय संगठन और कार्यकर्ता को है और उनके प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री और अध्यक्ष को स्वाभाविक रूप से जाता है प्रतीकात्मक तौर पर, तो मान लीजिए कहीं खुदा ना खास्ता चूक हुई होगी अतीत में, तो उसका भी उनके हिस्से में जाता ही, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, आपने स्वीकारोक्ति थोड़ी सी की लेकिन खुलकर नहीं बोले। संजीव भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। जीतने जा रहे हैं, आप मुझसे क्या खुल के बुलवाना बिल्कुल, चाहते हो? ये हम देखेंगे। बड़ौदा जीतेंगे और धनखड़ जी और मैं जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा फिर से आपके स्टूडियो बिल्कुल चर्चा करेंगे, परिणाम के दौरान भी करेंगे, रुझान के दौरान भी करेंगे, और रिजल्ट जब आएंगे तब भी करेंगे, और जिस दिन चुनाव होगा तब भी करेंगे। संजीव भारद्वाज जी, निरंतर निश्चित। संजीव भारद्वाज जी, आपने सुना प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी का ये कहना कि हम निश्चित जीत रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जो जीतता है तो वो पार्टी जीतती है, पार्टी का संगठन जीतता है। इसमें किसी एक व्यक्ति का जो हार जीत को लेकर ठीकरा फोड़ने की बात होती है, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो सिर्फ कांग्रेस में होता है। नहीं, आप शमशेर जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से धनखड़ साहब को अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद दूंगा कि आज उन्होंने ये कार्यभार संभाला। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा अपने साथी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी को कि आज जब ओपी धनखड़ जी ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है, तो आज उनके लिए मनोहर सरकार जी की प्रमुख उपलब्धियों का सामना करना होगा। 6 साल के अंदर मनोहर सरकार के कार्यकाल के अंदर जो हर नागरिक हमारे प्रदेश का कर्जों के अंदर डूबता जा रहा है, डीए टीए के और पेंशनर्स और कर्मचारियों के डीए टीए को बंद करने के बाद भी कर्मचारियों की जो और पेंशनरों की जो तनख्वाह वेतन देते हैं वो भी कर्जा लेके दे रहे हैं। पहली उपलब्धि तो ये है। दूसरी उपलब्धि ये है कि प्रदेश के अंदर आज रणदीप जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कितने खट्टर सरकार के 6 साल के कार्यकाल के दौरान घोटाले हुए। धान खरीद घोटाला है, फिर उसके बाद आप अरावली लैंड यूज घोटाला है, यमुना खनन घोटाला है, ओवरलोडिंग घोटाला है, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला है, एचएससी भर्ती घोटाला, दुनिया भर के घोटालों की सारी बुराइयों का आज धनखड़ जी को सामना करना पड़ेगा अध्यक्ष के तौर पे। उसके बाद आप देखें, चावल का घोटाला है, शराब का घोटाला है, फिर जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर आज के दिन की 6 साल की सरकार की उपलब्धि है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। हालत ये है कि नौकरियां देने का बखान या वादा किए जाते हैं, हकीकत में आप ग्राउंड लेवल पर देख लो, जिनकी नौकरियां भी थी वो भी हट गई। उसके बाद महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं एक हद तक पहुंची। शमशेर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि आईएएस अधिकारी, महिला आईएएस अधिकारी भी अनछुई नहीं रही उससे, और फिर अपनी सरकार का जो दावा करते हैं ये लोग, ये दावा करते हैं कि हमने उसका यहाँ से हस्तांतरण यूपी में कर दिया। यानी ये हालत अगर रही धनखड़ साहब के सामने तो ये संजीव भारद्वाज जी, आप ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी सरकार के लिए जाने का एक बड़ा कारण होता है। चौहान साहब आ रहा हूँ। चौहान साहब एक मिनट। संजीव भारद्वाज जी, आप ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होता है किसी भी सरकार के लिए जाने का, ये कहना चाहते हैं आप? के सामने चुनौतियां अध्यक्ष पद के तौर पर क्या क्या रहेंगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है,
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार की 6 साल के अंदर इतनी नाकामियों के बाद हाँ। अगर धनखड़ साहब इस पे बैठते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है भारद्वाज जी, आऊंगा मैं बारी बारी से सवाल कर रहा हूं। आपने कुछ चीजें गिनाई, आपने कुछ बातें गिनाई, कुछ ऐसे आरोप लगाए, उनका जवाब चौहान साहब से लेंगे। उससे पहले मैं एक बार धर्मपाल धनखड़ जी से सवाल पूछना चाहता हूं। धनखड़ साहब, जो बातें वीरेंद्र चौहान जी ने कही वो आपने सुनी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बातें आई वो भी आपने सुनी, और इसके अलावा एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि अब जो ओपी धनखड़ की ताजपोशी हो गई है, इस ताजपोशी के आपके हिसाब से मायने क्या है? क्या ये हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए ऐसा किया गया है, या फिर ऐसा किया गया तो क्या कामयाबी मिलेगी? देखिए, ये तो पार्टी को निर्णय करना था, पार्टी अध्यक्ष बदलना था, और पार्टी ने उस हिसाब से बदला है। क्योंकि कोई भी पार्टी, हरियाणा की जो भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो, या कोई अन्य पार्टी, भाजपा भी उसी लीग पे है, क्योंकि तमाम पार्टियां इसी लीग पे चलती हैं कि अगर मुख्यमंत्री गैर जाट है तो अध्यक्ष जो है जाट रखते हैं, और जाट अगर मुख्यमंत्री है तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नॉन जाट रखा जाता है, गैर जाट रखा जाता है। यही परंपरा अभी तक पिछले काफी समय से चल रही है, और तमाम पार्टियों में इसी तरह की परंपरा चल रही है। इसलिए उनको किसी खास विशेष मकसद से जोड़ा गया है, तो वो मकसद केवल यही है कि भाई एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो गैर जाट है, तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जाट कम्युनिटी से लिया गया है। इससे पहले भी बराड़ा भी जो है वो जाट कम्युनिटी से लिए गए थे। किसी भी पार्टी के लिए किसी तबके की उपेक्षा करना, एक तबके की उपेक्षा करना जो है वो संभव नहीं है। अगर करेंगे तो उसका भुगतान उनको करना पड़ता है। इसलिए समन्वय और संतुलन बनाने के लिए, जातीय समीकरण साधने के लिए इस तरह का कदम उठाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे भी वही मंशा है, जो जातीय समीकरण साधे जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और हरियाणा में खास तौर पे वही एक राजनीति है। आज भी हमारी राजनीति का जो कटु सत्य है वो जाति और धर्म है। पूरे हिंदुस्तान में जो है इससे ऊपर राजनीति नहीं होती है। जहाँ टिकटों का वितरण होता है तो जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, धार्मिक समीकरण देखे जाते हैं, और जब प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी के पदाधिकारियों का चयन होता है तो भी जातिगत और धार्मिक समीकरण साधने की कोशिश पार्टियों की ओर से की जाती है। तो ये एक तरीका है तमाम पार्टियों का। आपको क्या लगता है, ये जो जिम्मेदारी मिली है ओपी धनखड़ को, जो जाट वोट है उसको साधने का, उसमें कितनी कामयाबी आपको मिलती हुई नजर आती है, या फिर कोई नाराजगी जो है वो आगे भी बनी रह सकती है? देखिए, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन पार्टी की तरफ से अपना प्रयास किया गया है, और मैं समझता हूँ कि ओपी धनखड़ काफी हद तक जाटों को साधने में सफल हो सकते हैं, बशर्ते सरकार का उनको साथ मिले, पार्टी को उनका साथ मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओपी धनखड़ जो है वो साथ सकते हैं, जाटों को इसके साथ जोड़े रख सकते हैं। उन्होंने पहले भी प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है, वो मंत्री के तौर पे भी उन्होंने काम किया है, तो वहां भी उन्होंने अच्छा काम करने की कोशिश की है और अच्छी तरह से लोगों के बीच जाने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि जाटों की नाराजगी के चलते ही जो है ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु को पिछले विधानसभा चुनाव में जो है हार का मुंह देखना पड़ा था। चौहान साहब, आप कह रहे थे चुनौतियां तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी कह रही थी तमाम तरह की चुनौतियां सामने खड़ी हैं। देखिए, सवाल ये है कि जो कांग्रेस है उसको हम ये कहते हैं कि वो हम नहीं कहते, देश की जनता मानती है, प्रदेश की जनता मानती है कि ये करप्शन का सिरमौर रही पार्टी है। सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूजन। इनके शिखर नेतृत्व से लेकर टॉप लीडरशिप जिसको कहते हैं, राहुल गांधी से लेकर और नीचे तक जबरदस्त कंफ्यूजन में जो पार्टी है, जो करप्शन की सिरमौर रही है, उनको सब करप्ट दिखाई देते हैं। स्वाभाविक भी है, इनको सब वैसे का वैसा दिखाई देता है। जिस तरह से ये निरंतर राजनीति में, सरकार में रहते हुए पाप करते रहे हैं, तो इनको लगता है कि सब ऐसे ही हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हमारे शासनकाल में कहीं कोई कमी पाई गई होगी संजीव भारद्वाज जी, तो हमने कड़ाई के साथ कार्रवाई की होगी। सिस्टम में, व्यवस्था में खामियां हो सकती हैं, पापी और अपराधी वो है जो उसका बचाव करे। इनकी सरकार, इनकी लीडरशिप राज्य से लेकर के केंद्र तक अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, दुष्टों को, शैतानों को
बचाने के लिए कुख्यात रही है। हमने कभी किसी को बचाया नहीं। जो गलत काम करेगा वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए जिस तरह की चुनौतियों का भारद्वाज जी जिक्र कर रहे हैं, वो चुनौतियां हैं नहीं, वो काल्पनिक चुनौतियां हैं, ये उनकी कल्पना कर सकते हैं। एक बात ये चली कि भाई ये कांग्रेस की सीट रही है, उनका गढ़ रहा है, तो इसका भी एक उत्तर है सीधा सरल सा कि गढ़ कभी रहा होगा, वो गढ़ हरियाणा की, रोहतक की, सोनीपत की जनता ने तोड़ा है, वो भरभरा के गिरा भी है। रोहतक की लोकसभा की सीट इनके हाथों से निकली है। स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का क्या हश्र हुआ, वो सबके सामने है। और चुनौतियों की बात है तो साहब, भारद्वाज साहब, आइए बड़ौदा चलें और बड़ौदा में आपसे पूछेंगे कि चुनौतियां क्या हैं। चुनौती का सामना आपको करना पड़ेगा जब आपसे हम भी और वहां के लोग भी पूछेंगे कि लंबे समय तक, एक मिनट, लंबे समय तक आप वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे, आपके विधायक वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे, आप कैसे बताओगे, कहां से दलील लेकर आओगे कि उस विशुद्ध ग्रामीण और कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कॉलेज आप बना नहीं सके, पीने के पानी से लेकर के पशुओं के पीने के पानी तक की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सके, तो साहब चुनौती तो ये है। जवाब दीजिएगा, कैसे देंगे देखते हैं आपको। दंगल में आइए, आपको बड़ौदा के पिछड़े रहने के कारणों को कैसे एक्सप्लेन करना है। चुनौती तो ये है, हमने व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं, हमने ग्रामीण विकास के मामले में नए मानदंड खड़े किए हैं, हमने हरियाणा के आधे से ज्यादा गांवों में, 4,500 से ज्यादा गांवों में हम लोग बिजली 24 घंटे की लेकर गए हैं। आपने केवल सपने दिखाए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नारे बिल्कुल चौहान साहब, थोड़ा सा वक्त का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। छोटी सी प्रतिक्रिया। आपको मालूम है 4,500 से ज्यादा गाँवों में 24 घंटे बिजली आती है। ठीक है, ये संभव हुआ है तो मनोहर जी के चौहान साहब इन मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन मेरे पास मुझे वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा। संजीव भारद्वाज जी, आप कह रहे हैं कि शमशेर जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं चौहान साहब को कि 6 साल बाद भी आलम ये है कि ये कांग्रेस का नाम लेके, कांग्रेस को याद करके सरकार चला रहे हैं, ना कि अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखो चौहान साहब, मैं आपके बारे में आपके टाइम बोला नहीं, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ही ना बोलिए। सिर्फ ये बता दीजिए पंडित जी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वहाँ की नुमाइंदगी टाइम आएगा, आपको शमशेर जी टाइम देंगे तब आप बोलिए। ठीक है भारद्वाज जी, बात पूरी कीजिए। हाँ। दूसरी बात ये है कि आज ये हमारी 6 साल पहले की उपलब्धियां पूछ रहे हैं या गिनवा रहे हैं। पहले सबसे पहले अपनी 6 साल की उपलब्धियां बता दें। आज इनको बड़ौदा याद आ गया जब बड़ौदा का इलेक्शन है। जहां तक हार जीत की बात है, राजनीति के अंदर हम अपने ईमानदारी से अपने किए हुए कामों को गिनवाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस कोई ये नहीं है कि भाई कांग्रेस किसी को झूठे वादे करके सत्ता हथियाने के लिए भाग रही है। अगर लोग हमें मानेंगे कि हमने काम किए हैं और लोग मानेंगे कि भाई हम इनके झूठे वादों को गिनवा रहे हैं, तो लोग हमें साथ देंगे। बहुत सी बार मान लिया कि लोग हमारा साथ नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच्चे वादे कर रहे हैं। ये जाके लोगों को जब इलेक्शन आता है, वहां जाकर लोगों को झूठे वादे करके तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, हर जगह उससे सत्ता हथियाते हैं। अब की बार आप देखेंगे कि ऐसा पब्लिक बिल्कुल नहीं करेगी। पब्लिक ने 1 साल में इनकी सारी कार्यशैली का सारा आंदोलन दिया कि ये क्या वादे करते हैं, कितना पूरा करते हैं। अपनी उपलब्धियों के दम पे लड़े, हमारी बुराइयां करके ना लड़े। ठीक है, मैं रोकूंगा आपको। संजीव भारद्वाज जी आपको भी, और चौहान साहब आपको भी वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं देता। ये मसला लंबा चलेगा, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। लेकिन आज जो नई चुनौती मिली है, एक नई जिम्मेदारी मिली है।
तो वो भारत विरोध की विचारधारा है। ठीक है, मैं रोकूंगा, ऐसे चर्चा लंबी हो जाएगी, वक्त मुझे और ज्यादा इस बात की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपका भी, भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत आभार, और धर्मपाल धनखड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ओपी धनखड़ को नई जिम्मेदारी मिली है, ताजपोशी उनकी आज हो गई है। और जब हम बात करते हैं बीजेपी से कि उनके सामने क्या क्या चुनौतियां, तो उनका यह कहना है कि ऐसी कोई बड़ी चुनौती हमारे सामने नहीं है। हमारा पूरे का पूरा संगठन जो मिलकर काम करता है और उसमें कुछ भी हासिल होता है तो उसका सेहरा सबके सर पर बनता है, और अगर कुछ हमें हासिल नहीं होता तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी पार्टी की होती है। उधर कांग्रेस से बात की तो कांग्रेस का यह कहना है कि हमारे सामने जो हमारे राजकाज में, हमारी सरकार में जो कामकाज हुए, उतने कामकाज जो है बड़ौदा में बीजेपी ने नहीं करवाए, और धनखड़ के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नजर आए। इन सभी आरोपों का सामना ओपी धनखड़ को अपने कार्यकाल के दौरान करना पड़ेगा। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर जब हमने धर्मपाल धनखड़ जी से जानना चाहा तो उनका यह कहना था कि जिस तरीके से ओपी धनखड़ को जिम्मेदारी दी गई है, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी पकड़ अच्छी है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगे। उनके सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो सक्षम नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहली जो परीक्षा बड़ौदा उपचुनाव की है, उस बड़ौदा उपचुनाव की परीक्षा में धनखड़ जो है, जो जाट वोटर है, जिस किसी न किसी वजह से जो नाराजगी है बीजेपी से, उस नाराजगी को कितना दूर कर पाने में कामयाब होंगे, और जो हुड्डा का गढ़ इसको कहा जाता है उसमें कितनी सेंध लगा पाने में कामयाब होंगे। ये पहली और बड़ी परीक्षा, और यहां पर अगर वो पास हो जाते हैं तो ये मान सकते हैं कि उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया और उनसे वो लड़ना बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आज के लिए चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आपसे अपील